कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को अपने बिस्तर पर लेटे हुए देखते हैं। उसका नाम जानवू है। जानवू अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहता था। वह ठीक 10 बजे उठा जब उसका अलार्म बजा। जागने के बाद उसने फ्रेश होकर फ्रिज से थोड़ा पानी पिया। उस पल उसकी नजर मेज पर पड़े एक लिफाफे पर पड़ी। उसके अंदर उसकी माँ ने कुछ पैसे और एक नोट छोड़ा था। नोट में लिखा था, हम कुछ काम से बाहर गए हैं, कृपया मार्ट में जाकर कुछ किराने का सामान खरीद लें। जानवू को किराने का सामान खरीदने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने अपना कंप्यूटर चालू किया, गेम खेलना शुरू किया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद लाइव स्ट्रीम में उसके कुछ दोस्तों ने उसे टीवी चालू करके समाचार देखने के लिए कहा। जानवू ने टीवी चालू किया। समाचार में बताया जा रहा था कि सियोल में गंगबुक डोंग नामक जगह पर एक रहस्यमय वायरस दिखाई दिया है। वायरस संक्रमित लोगों को ज़ॉम्बी में बदल रहा था, जो दूसरों को काट रहे थे और उन्हें भी ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। वायरस गंगबुक डोंग से पूरे सियोल शहर में और फिर वहां से पूरे देश में तेजी से फैल रहा था। उस समय जानवू को सियोल डिजास्टर मैनेजमेंट से अपने फोन पर एक संदेश मिला। संदेश में कहा गया था कि वायरस पूरे देश में तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण आपातकालीन लॉकडाउन की स्थिति है और सभी से घर के अंदर रहने का अनुरोध किया गया है। तभी जानवू ने लोगों को बाहर चिल्लाते हुए सुना। उत्सुकतावश वह जांच करने के लिए अपनी बालकनी में गया। बाहर का दृश्य भयावह था। संक्रमित लोग दूसरों का पीछा कर रहे थे और उन्हें काट रहे थे। लोग दहशत में भाग रहे थे, चीख रहे थे। ये देखकर जानवू घबरा गया। उसी समय किसी ने जानवू के अपार्टमेंट का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जानवू ने धीरे से दरवाजा खोला, ये देखने के लिए कि कौन है। अचानक एक लड़का जानवू के अपार्टमेंट के अंदर घुस आया। वह जानवू का पड़ोसी था। जानवू ने लड़के को अपने अपार्टमेंट से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने कहा, जब मेरा भाई बाहर से घर आया तो उसने सभी को काटना शुरू कर दिया। मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आया। इसके बावजूद जानवू ने जोर देकर कहा कि वह वहाँ से चला जाए। जब लड़का नहीं माना तो उसने विनती की, कृपया मुझे बस एक बार बाथरूम का उपयोग करने दें और फिर मैं चला जाऊंगा। जानवू ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लड़का बाथरूम में चला गया। इस बीच जानवू ने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखी, जिसमें कहा गया था कि संक्रमित लोग काटने के बाद कुछ समय तक सामान्य लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। वे चीखना शुरू कर देते, उनकी आंखों से खून टपकने लगता और वे लाश में बदल जाते, दूसरों पर हमला करते और उन्हें खा जाते। जैसे ही लड़का बाथरूम से बाहर आया, जानवू ने एक चाकू पकड़ा और उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा, लेकिन तब तक लड़का पहले ही संक्रमित हो चुका था। उसने जानवू पर हमला किया और उसे काटने की कोशिश की। सौभाग्य से जानवू ने लड़के को अपने अपार्टमेंट से बाहर धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने दरवाजे पर बैरिकेड लगाने के लिए एक बड़ा फ्रिज ले आया। उसके बाद जानवू ने अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। तभी उसे अपनी माँ का संदेश मिला। इसमें लिखा था, हम सभी सुरक्षित हैं, लेकिन हम अभी घर नहीं आ सकते। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। सुरक्षित रहो और स्थिति के बारे में अपडेट के लिए टीवी देखते रहो। जानवू को अपने पिता का भी संदेश मिला, जिसमें बस इतना ही लिखा था, जिंदा रहो। संदेश ने जानवू को प्रेरित किया और उसने एक स्टिकी नोट पर जिंदा रहो लिखा और अपने परिवार की फ्रेम वाली फोटो के साथ उसे चिपका दिया ताकि उसका मनोबल बना रहे। जानवू के पास सीमित भोजन था, इसलिए उसने इसे सावधानी से राशन किया, बस 8 या 9 दिनों के लिए। ये देखकर जानवू ने सोचा, काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती और किराने का सामान खरीदने बाहर चला जाता तो मैं अब इस स्थिति में नहीं होता। अगली सुबह जब जानवू उठा और उसने अपना फोन चेक किया तो उसने देखा कि लोग सोशल मीडिया पर मदद मांगते हुए फोटो पोस्ट कर रहे थे। ये देखकर जानवू ने एक कागज पर अपना पता लिखा, फोटो ली और हैशटैग स्टाइलव के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। फिर उसने अपने फोन को ड्रोन से जोड़ा और सिग्नल पाने की उम्मीद में उसे बाहर भेजा। ड्रोन से वह देख सकता था कि इमारत की हर मंजिल अब संक्रमित लोगों से भरी हुई थी, जो ज़ॉम्बी में बदल गए थे। जैसे जैसे ड्रोन ऊपर की ओर उड़ता गया, फोन पर सिग्नल दिखाई देने लगा, लेकिन उसी पल ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई। जानवू अपने कमरे में वापस आ गया और गेम खेलने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इंटरनेट कनेक्शन चला गया। निराश होकर जानवू सोने के लिए लेट गया। उस रात उसने बाहर से शोर सुना। जब उसने बाहर देखा तो उसने देखा कि एक महिला पुलिस अधिकारी का ज़ॉम्बी पीछा कर रहे थे। अधिकारी भागने की कोशिश करते हुए अपनी बंदूक चला रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी गोलियां खत्म हो गईं। जैसे ही उसने अपनी बंदूक को फिर से लोड किया, ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। उसकी बंदूक उसके हाथ से गिर गई और कुछ ही पलों में वह भी ज़ॉम्बी में बदल गई। उसी समय जानवू ने अपने अपार्टमेंट के अंदर एक ज़ॉम्बी को देखा, जो फ्रिज के पीछे छिपा हुआ था और उस पर हमला करने के लिए तैयार था। जानवू ने ज़ॉम्बी को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन असफल रहा। हताशा में उसने बालकनी से कूदने का नाटक किया। उसका पीछा कर रहा ज़ॉम्बी नीचे गिर गया, जबकि जानवू ने रेलिंग पकड़ ली। वापस चढ़ने के बाद जानवू ने देखा कि ज़ॉम्बी ने फ्रिज को गिरा दिया था, जिससे सारा खाना गिर गया था। ये देखकर वह निराश हो गया और भूखा सो गया। अब तक जानवू 7 दिनों से अपने अपार्टमेंट में फंसा हुआ था। भूख उसे खाए जा रही थी। उसने अपने पिता के प्रीमियम कलेक्शन से शराब की एक बोतल निकाली और टीवी देखते हुए पीना शुरू कर दिया। समाचार में बताया गया कि वायरस केवल रक्त के माध्यम से फैलता है और संक्रमित लोगों की दृष्टि, गंध और सुनने की क्षमता अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा संक्रमित होने से पहले उनकी जो भी आदतें थी, वे संक्रमण के बाद भी वैसी ही रहीं। अचानक टीवी पर एक विज्ञापन आया, जिसने जानवू को क्रोधित कर दिया। उसने सोचा, ऐसे मुश्किल समय में भी वे विज्ञापन दिखा रहे हैं। उनमें से एक विज्ञापन नूडल्स का था, जिसने जानवू को आपातकालीन भोजन के आखिरी पैकेट की याद दिला दी, जिसे उसने बचा कर रखा था। कई दिनों में पहली बार नूडल्स खाने के बाद जानवू को स्वर्गीय आनंद का एहसास हुआ, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि पानी की
बोतलें गिर गई थी और नलों से पानी नहीं आ रहा था। हताश होकर जानवू ने टेबल से गिरा हुआ पानी पी लिया। अब जानवू को अपने घर में फंसे हुए 10 दिन हो चुके थे। उसने एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करना शुरू किया जिसमें कहा गया, मेरे पास भोजन और पानी नहीं है। मैं बाहर जाकर ज़ॉम्बी बनने से बेहतर भूख से मरना पसंद करूंगा। मेरे फोन पर किसी से संपर्क करने के लिए सिग्नल नहीं है। टीवी पर एक ही खबर बार बार आ रही है। तभी जानवू को याद आया कि उसकी माँ रेडियो सुनती थी जिसके लिए सिग्नल की जरूरत नहीं थी। बस 3.5 मिलीमीटर जैक वाले ईयरफोन की एक जोड़ी की जरूरत थी। उसने रेडियो सुनने के लिए ईयरफोन ढूंढे लेकिन उसे सिर्फ वायरलेस ईयर मिले। निराश होकर जानवू ने कहा, हर चीज वायरलेस क्यों होनी चाहिए। 15वें दिन तक जानवू ने अपने पिता के कलेक्शन से सारे ड्रिंक्स खत्म कर लिए थे और नाच गाकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। अचानक उसने अपने माता पिता और बहन को घर आते देखा। बहुत खुश होकर जानवू उनके पास दौड़ा लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे एहसास हुआ कि यह सब एक भ्रम था। दिल टूटकर जानवू बैठ गया और रोने लगा। बाद में उसके फोन में आखिरकार सिग्नल आया और उसे अपनी माँ का एक वॉइस मैसेज मिला। उसने मैसेज सुनने की कोशिश की लेकिन सिग्नल कमजोर था। इसलिए जानवू बालकनी में गया, रेलिंग पकड़ी और एक सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करके अपना फोन उठाया और अपनी माँ का वॉइस मैसेज सुना। मैसेज में जान ने कहा, मैं नहीं जानता कि यह सब कैसे हो सकता है। वो की माँ कहती है, हम तुम्हारे पिता के दफ्तर में हैं, लेकिन जल्द ही ज़ॉम्बी वहाँ भी आ गए। जानवू अपने माता पिता की चीखें सुनता है। उसे एहसास होता है कि उन पर भी ज़ॉम्बी ने हमला किया है। ये बात उसे तोड़कर रख देती है। वह रोने लगता है और हताश होकर अपने घर के आसपास की चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर गुस्से में आकर जानवू दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है और एक ज़ॉम्बी को मार देता है। वह एक और को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ज़ॉम्बी का एक झुंड सीधे उसकी ओर बढ़ता हुआ देखता है। ये देखकर वह किसी तरह अपने अपार्टमेंट में वापस भागने में सफल हो जाता है। अब जानवू 20 दिनों से अपने घर के अंदर फंसा हुआ है। एक रात वह सेना को ज़ॉम्बी को मारने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बम गिराते हुए देखता है। इस समय तक जानवू के पास न तो भोजन बचा है और न ही पानी। निराश महसूस करते हुए वह तय करता है कि ज़ॉम्बी का शिकार बनने के बजाय खुद की जान लेना बेहतर है। वह खुद को फांसी लगाने की तैयारी करता है। उसी क्षण सड़क के उस पार की इमारत से कोई व्यक्ति उसे रोकने के लिए लेजर पॉइंटर का उपयोग करता है। उसे अपनी जान न लेने का संकेत देता है। मुश्किल से नीचे उतरने में कामयाब होते हुए जानवू को सामने की इमारत में एक लड़की दूरबीन से उसे देखती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर जानवू को उम्मीद की एक किरण महसूस होती है, ये सोचकर कि बचना अभी भी संभव हो सकता है। लड़की उसे अगले दिन सुबह 7 बजे बालकनी में आने का संकेत देती है क्योंकि रात ज़ॉम्बी गतिविधि के कारण बहुत खतरनाक होती है। हम देखते हैं कि लड़की ने भी अपने घर में जीवित रहने के लिए सावधानी बरती है। उसके पास कुछ खाना और पानी बचा है। अगली सुबह वे दोनों अपनी बालकनी में आते हैं। जानवू लड़की से अपना परिचय देने के लिए अपने फोन पर अपना नाम लिखता है। वह अपना परिचय देने के लिए अपने टैबलेट पर अपना नाम किम यूबिन लिखती है। सौभाग्य से उस शाम बारिश होती है और वे दोनों कंटेनरों का उपयोग करके पानी इकट्ठा करते हैं। अगली सुबह 7 बजे वे अपनी बालकनी में वापस आते हैं। भूख से कमजोर जानवू स्पष्ट रूप से परेशान दिखती है। ये देखते हुए किम एक गेंद में कुछ खाना बांधता है और उसे जानवू की इमारत की ओर फेंकता है। हालांकि गेंद कम पड़ जाती है। फिर जानवू अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके डोरी को किम की बिल्डिंग में वापस भेजती है। वह डोरी में खाना और पानी से भरा एक बैग बांधती है और उसे जानवू के पास भेजती है। कई दिनों के बाद जानवू को आखिरकार खाना मिलता है और वह बेहद है। उस समय वह देखता है कि एक ज़ॉम्बी उस डोरी पर चढ़ रहा है जिसे किम ने बॉल से बांधा था। ज़ॉम्बी किम के फ्लैट तक पहुंचने की कोशिश करता है। किम ने डोरी को एक टेबल से बांधा था। जब ज़ॉम्बी डोरी को खींचता है तो टेबल घसीटकर किम से टकराती है जिससे वह बेहोश हो जाती है। किम को बचाने के लिए जानवू अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाता है। हालांकि ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। ज़ॉम्बी किम की बालकनी पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है लेकिन सौभाग्य से तब तक किम को होश आ जाता है। किम ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है जिससे वह गिरकर मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जानवू और किम के पास फिर से खाना और पानी खत्म हो रहा है। जानवू हिम्मत जुटाता है और आसपास की बिल्डिंग में सप्लाई की तलाश करने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने का फैसला करता है। अपार्टमेंट एक पर्वतारोही का है जहां जानवू को भोजन, पानी और यहाँ तक कि वॉकी टॉकी भी मिलती है। वह रस्सी का उपयोग करके किम को आपूर्ति और वॉकी टॉकी बेचता है जिससे वे संवाद कर पाते हैं। जानवू उसे बचाने के लिए किम को धन्यवाद देता है जिस पर किम जवाब देता है, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, तुम ही वह हो जो जीवित रहना चाहता था। जैसे जैसे वे बातचीत करते हैं वे अपनी कहानियां साझा करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। दिन बीतते हैं और उन्हें एहसास होता है कि ज़ॉम्बी कभी भी उनके अपार्टमेंट में घुस सकते हैं। वे फंसकर न रहने और बचने का एक आखिरी प्रयास करने का फैसला करते हैं। किम अपनी दूरबीन का उपयोग करती है और देखती है कि जानवू की इमारत की 8वीं मंजिल खाली है और कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वे वहां जाने और अपने अपार्टमेंट छोड़ने की तैयारी करने का फैसला करते हैं। किम अपना सामान पैक करती है, एक कुल्हाड़ी पकड़ती है और अपनी बालकनी से नीचे उतरने के लिए रस्सी का उपयोग करती है। किम अपनी कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी को काटते हुए आगे बढ़ना शुरू करती है। जानवू किम की बहादुरी से हैरान है। किम को एक महिला अधिकारी की बंदूक भी मिलती है। उसी समय ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं। सौभाग्य से जानवू ठीक समय पर पहुंच जाती है। साथ में वे ज़ॉम्बी से लड़ते हैं और 8वीं मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। हालांकि कुछ ज़ॉम्बी पहले ही 8वीं मंजिल पर पहुंच चुके हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सौभाग्य से एक आदमी प्रकट होता है और उन दोनों को बचाता है, उन्हें अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। अंदर आदमी उन्हें भोजन और पानी देता है और कहता है, आप बचाव दल के आने तक यहाँ रह सकते हैं। ये सुनकर कि बचाव दल रास्ते में है, जान